हेलो दोस्तों, मैं हूं एहसान। आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से राइजिंग स्टार ऑनलाइन एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं विज्ञान विषय के पहले चैप्टर रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण से संबंधित। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि रासायनिक अपक्रियाएं और जो है आपका जो समीकरण है वो होता क्या है। इस चीज़ को जानने से पहले हमें कुछ चीज़ों पर ध्यान देना होगा कि हम अपने आसपास अपने चारों ओर ये देखते हैं कि परमानेंट कोई ना कोई परिवर्तन हो रहा है, कोई ना कोई बदलाव आते जा रहे हैं। वो बदलाव कहाँ से आते हैं, वो बदलाव कैसे होते हैं, इन सभी चीज़ों का उत्तर हम जो है इस चैप्टर के अंतर्गत जानेंगे। अच्छा, एक बात मैं आप लोगों को और बताना चाहता हूँ कि विज्ञान के अंतर्गत चूंकि हम लोग पढ़ रहे हैं तो हम सबसे पहले आप लोगों को थोड़ा सा विज्ञान के बारे में जानना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। विज्ञान एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा ज्ञान है जो हमें प्रैक्टिकल पर आधारित है, जो तथ्यों पर आधारित है, जो क्रमबद्ध जो है हमें सूचनाएं प्रदान करता है, उसे हम लोग विज्ञान कहते हैं। जबकि दूसरे शब्दों में अगर हम लोग देखें तो जो अन्य जो हमारे पास जो ज्ञान है, जिसे हमें पास जैसे जो हमारे पास जिसकी जानकारी नहीं है, उसे हम कह देते हैं कि चमत्कार हो गया। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि चमत्कार वो चीज़ें हैं जिसका मुझे कोई प्रमाणिक ज्ञान नहीं है। कुछ ईश्वरवादी लोग हैं, वो ये कह देते हैं कि जो है ये ईश्वर के द्वारा किया गया है। ऐसा नहीं है। जैसे बर्मुडा ट्रायंगल के बारे में आप जान लीजिए, जब तक कि उसके बारे में हम लोग खोज कर रहे हैं, जब तक कि उसका प्रमाण नहीं मिल जाता, जब तक उसके तथ्य नहीं मिल जाते, तब तक हम उसे चमत्कार मानते हैं। लेकिन जिस चीज़ का हमें ज्ञान हो जाता है उस चीज़ को हम चमत्कार नहीं कहते, और वही चीज़ हमें विज्ञान के अंतर्गत लेके आती है। तो आइए हम देखते हैं अपने आसपास किस प्रकार के बदलाव होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं परिवर्तन की। परिवर्तन क्या होता है? हम किसी भी वस्तु के आकार, आकृति, स्वाद, इन सब चीज़ों में जो बदलाव होते हैं उसी को हम परिवर्तन कहते हैं। यह परिवर्तन दो प्रकार से होता है, एक तो भौतिक परिवर्तन, दूसरा रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे जानकारी ले लेते हैं। भौतिक परिवर्तन वो परिवर्तन है जिसके, जैसे कोई वस्तु है, उसके भौतिक गुणों में बदलाव हो, परंतु रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन ना हो। रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन ना हो, ऐसे परिवर्तनों को हम लोग क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप ऐसा समझ सकते हैं, जैसे बर्फ का गलना। क्या कह सकते हैं बेटा? बर्फ का गलना, ठीक है। आपका जो है कह सकते हैं पानी का जमना, ठीक है ना, पानी का जमना। ये दो के दोनों कैसे परिवर्तन है? ये दो के दोनों भौतिक परिवर्तन है। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर बर्फ जो है गल करके H2O में कन्वर्ट हो जा रहा है, ठीक है। पानी जम जा रहा है यानी बर्फ बन जा रहा है। दोनों स्थितियों में वहां पे कोई उसके रासायनिक गुणों में यानी रासायनिक आणविक कोई परिवर्तन वहां पर चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन उसकी अवस्था में परिवर्तन हो जा रहा है। अर्थात एक द्रव ठोस था, ठोस से द्रव में चेंज हो जा रहा है, ठीक है ना। जबकि दूसरी तरफ देखें तो द्रव से ठोस में आ जा रहा है, अर्थात उसकी भौतिक स्थितियों में परिवर्तन हो जा रहा है, जबकि रासायनिक स्थिति में परिवर्तन नहीं हो रहा है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें रासायनिक परिवर्तन की, तो जस्ट इसका उल्टा होता है, यानी जिसके रासायनिक गुणों में परिवर्तन हो, रासायनिक गुणों में बदलाव आ जाए और भौतिक गुण उसके कांस्टेंट बने रहे, तो ऐसे परिवर्तन को हम लोग रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। अच्छा, अब यहां पर एक बात समझ लीजिए, ऐसे समझ सकते हैं कि रासायनिक हमारे कौन कौन से होते हैं। जैसे समझ लीजिए कि दूध का फटना, ठीक है ना। आपका जो है परमाणु विस्फोट, ठीक है ना। आपका जो है दहन, संश्लेषण, ये सब के सब क्या है? सब के सब रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है ना, रासायनिक परिवर्तन है। अब एक बात और समझ लीजिए, अर्थात यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे सारी स्थितियाँ
चेंज हो जा रही हैं। वहाँ पर केवल एक चीज़ थी, केवल भौतिक गुण में परिवर्तन हो, लेकिन अगर परमाणु विस्फोट हो गया तो आप समझ सकते हैं, जैसे अभी आप सुनते रहते हैं कि फला देश ने फला देश पे आक्रमण कर दिया, वहाँ की स्थितियाँ पूरी चेंज हो जाती है, बिल्डिंगें पूरी पूरी उड़ जाती है। तो वहाँ पे उड़ने पे क्या होता है, वहाँ पे कई चीज़ें होती हैं, कई बदलाव आते हैं। भौतिक वहाँ पे स्थिति तो चेंज हो ही जाती है, उसके साथ साथ रासायनिक गुणों में भी बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। और ये जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं बेटा, इन रासायनिक परिवर्तनों को हम जिसके द्वारा होते हैं उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। नोट करके यहाँ पे एक बात जान लीजिए कि जो भी रासायनिक परिवर्तन है वो रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा होते हैं। अर्थात यदि हम किसी चीज़ में कोई परिवर्तन देख रहे हैं, केमिकल रिएक्शंस देख रहे हैं या केमिकल चेंजेस देख रहे हैं, तो वो केमिकल चेंजेस किसके द्वारा हुआ होगा? केमिकल रिएक्शन के थ्रू हुआ होगा। ठीक है ना। तो अब आइए हम अगले टॉपिक पे बात करते हैं जिसका नाम है रासायनिक अपक्रिया। रासायनिक अपक्रिया, इसे अंग्रेजी में हम लोग क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन। ठीक है ना। इसकी परिभाषा है छोटी सी कि वह अपक्रिया जिसमें एक से अधिक पदार्थ परस्पर क्रिया करके पुनः व्यवस्थित होकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। इस शब्द को आप लोग ध्यान रखिएगा, नए पदार्थ का निर्माण करते हैं और उस पदार्थ के भौतिक और रासायनिक गुण भिन्न हो तो उसे हम लोग रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। अब एग्जाम्पल देख लीजिए इसका क्या हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने यहाँ पे मैग्नीशियम ले लिया। क्या ले लिया? मैग्नीशियम। ठीक है ना। मैग्नीशियम की क्रिया अगर हम ऑक्सीजन के साथ करा दें, ठीक है ना, किसके साथ करा दें? ऑक्सीजन के साथ करा दें, तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ क्रिया करने के बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। आप सब लोग जानते हैं, MgO बना देता है। यहाँ पे थोड़ा सा हम यहाँ पे रासायनिक समीकरण हमारा बराबर नहीं है तो यहाँ पे 2 लगा देते हैं, 2 यहाँ पे लगा देंगे तो ये हमारा हो जाएगा MgO। ठीक है ना। यानी हमने क्या देखा, एक मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, दो अलग अलग तत्वों को हमने मिलाने के बाद उनका केमिकल रिएक्शन कराया और केमिकल रिएक्शन के बाद हमें आउटपुट में मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त हुआ। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए कि मैग्नीशियम धातु है, ऑक्सीजन हमारे पास क्या है? गैस है, जबकि मैग्नीशियम ऑक्साइड ये भी हमें गैस के रूप में प्राप्त हो रही है। तो कहीं ना कहीं हम क्या देख रहे हैं कि दो अलग अलग तत्व मिलकर एक नए तत्व का निर्माण कर दे रहे हैं। ये क्रिया ही हम रासायनिक अपक्रिया कहलाती है। अब एक बात और समझ लीजिए, इसके लेफ्ट हैंड साइड पे यानी जो Mg और O2 है, जिनके थ्रू कोई उत्पाद बन रहा है उसे हम लोग अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे अभिकारक कहते हैं, है ना। अर्थात वो चीजें जो किसी नए तत्व का या नए यौगिक का निर्माण करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं, और जो आउटपुट मिलता है उसे उत्पाद कहते हैं। ठीक है ना। अर्थात हम क्या देख रहे हैं कि प्रत्येक जो केमिकल चेंजेस है या रासायनिक परिवर्तन है वो एक से अधिक अभिकारकों के मिलने के बाद बने उत्पाद के कारण होता है। ठीक है ना। और इस प्रक्रिया को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब एक बात और समझ लिया यदि हम लोग थोड़ा सा और समझ लें, इसको थोड़ा सा और ऐसे समझ लें कि हम कैसे जाने कि कोई रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। ठीक है ना। तो इसके लिए ये है कि चूंकि हमारे आसपास हमेशा बदलाव होते रहते हैं, हर समय कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है, तो हम हर चीज़ को जान नहीं सकते। जानने के लिए हमारे पास कुछ ना कुछ टूल किट्स होनी चाहिए, कुछ हमारे पास ऐसे पैरामीटर्स होने चाहिए जिनके थ्रू हम ये कह सके कि रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। तो आइए हम उनकी पहचान के लिए क्या क्या जान लें। ठीक है ना। जैसे इसके लिए सबसे पहला कंडीशन है कि अवस्था में परिवर्तन। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आप ऐसे समझ लीजिए कि कोई भी चीज़ है, जैसे मान लीजिए कि दूध का फटना, अभी मैंने एग्जांपल लिया था। ठीक है ना। तो दूध आप सब लोग जानते हैं कि किस प्रकार से होता है, एकदम लिक्विडिटी होता है, लेकिन उसमें जैसे ही वो फटता है तो उसमें क्या होता है कि पानी की मात्रा अलग हो जाती है और जो प्रोटीन्स होते हैं वो अलग हो जाते हैं। तो प्रोटीन्स और दूध का अलग अलग हमें दिखाई देने लग जाना, ठीक है ना, एक तरीके से क्या है? अवस्था में परिवर्तन है। तो हम जान सकते हैं कि यहाँ पर रासायनिक अपक्रिया हुई है। ठीक है ना। दूसरी स्थिति में देख लीजिए, रंग और ताप में परिवर्तन आ जाना। रंग में परिवर्तन आ जाना, एग्जाम्पल के तौर पे आप ऐसे ले सकते हैं कि जैसे आप सपोज दैट ऐसे, जैसे पानी में आपने कोई केमिकल डाल दिया, कोई चीज़ डाली या रंग डाल दिया, तो आप देखते हैं कि पानी का रंग उसी रंग के जैसा हो जाता है जो आपने उसमें मिलाया है। अर्थात पानी का जो बेसिक कलर है उससे वो
डिफरेंट हो जाता है, यानी लाल हो जाता है। अरे जैसे होली में रंग खेलते हो ना, तो कितने कितने प्रकार के रंग हो जाते हैं वहाँ पे, लाल, हरा, पीला, नीला, गुलाबी, हर तरीके के आप कलर लाते हैं, पानी में डालते हैं और वो चेंज हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे रंग में परिवर्तन आ जाता है। दूसरी बात, अवक्षेप का निर्माण होना। अवक्षेप का निर्माण, अब बहुत अच्छा एग्जाम्पल, अरे यार सुबह सुबह उठते हो ना, नहाने जाते हो, साबुन लगाते हो, कितना सारा फेना निकल के आता है जैसे शैम्पू लगाते हो, है ना। तो वो क्या है, वो वहाँ पे रासायनिक परिवर्तन हो रहा है, पानी के साथ मिल करके वो एकदम आपके साथ फेना बना लेता है। वो जो फेना है ना, वो अवक्षेप के रूप में आता है। वो एकदम जनरल में बात बता रहा हूँ, लेकिन बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में, बड़ी बड़ी चीज़ों में ऐसे अवक्षेप बहुत सारे प्राप्त होते हैं। जैसे नमक, नमक के शोधन में भी हमें अवक्षेप प्राप्त होता है और उससे हम नमक प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है ना। तो कई सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना। अब हम लोग, यानी ये सब परिवर्तन अगर हमें दिखाई दे तो हमें पता चल जाना चाहिए या हमें मान लेना चाहिए कि यहाँ पे रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। अब बात हम लोग करते हैं रासायनिक समीकरण की। हाँ, एक बात आप समझ लीजिए, जैसे ये मैंने लिखा ना यहाँ पे, ये मैंने रासायनिक अपक्रिया नहीं लिखी है बेटा, ठीक है ना। ये हमने रासायनिक अपक्रिया को प्रेजेंट करने का एक तरीका लिखा है, ठीक है ना। क्या लिखा है मैंने, रासायनिक अपक्रिया जो हो रही है उस अपक्रिया को प्रेजेंट करने का एक तरीका लिखा है, और जो ये तरीका है, इसी तरीके को हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। परिभाषा में कैसे बोलेंगे कि किसी रासायनिक अपक्रिया को उसमें भाग लेने वाले उत्पादों तथा प्राप्त, भाग लेने वाले अभिकारकों तथा प्राप्त उत्पाद, ठीक है ना, प्राप्त उत्पाद को उनके अणुओं के रूप में व्यक्त करना या संक्षेप रूप में लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देख लेते हैं जरा, ठीक है ना, एक आधे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने मेथेन की क्रिया ऑक्सीजन के साथ करा दी, ठीक है ना। किसकी क्रिया, मेथेन की क्रिया ऑक्सीजन के साथ करा दी। तो देख लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। जैसे मेथेन है, मेथेन को हम लोग CH4 लिखते हैं, मेथेन की क्रिया हमने ऑक्सीजन के साथ करा दी, ऑक्सीजन लिख लिया, ठीक है ना। तो क्या बन जाएगा, एग्जाम्पल आउटपुट के रूप में हमें मिल जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस H2O। तो यहाँ पर ये दोनों हमारा क्या हो जाएगा, उत्पाद हो जाएगा, और ये दोनों क्या हो जाएंगे, अभिकारक हो जाएंगे, जैसा मैंने पहले बताया था। और ये पूरा जो मैंने लिखा कंटेंट, ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, रासायनिक समीकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रासायनिक समीकरण हो जाएगा, ठीक है ना। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने ये चीज़ जाना कि परिवर्तन क्या होता है, रासायनिक अपक्रिया क्या होती है, रासायनिक अपक्रिया की हम लोग पहचान कैसे करेंगे, और रासायनिक अपक्रिया को हम कैसे लिखेंगे। जिसको लिखते हैं उसे हम लोग, जैसे लिखते हैं उसे ही हम लोग रासायनिक समीकरण कहते हैं, वो मैंने आपको बताया। तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मैं सिखाऊंगा कि रासायनिक समीकरण कैसे लिखे जाते हैं और उनकी विधि। हेलो दोस्तों, तो आप सभी लोगों ने, जैसा कि पहले वीडियो में आपने जाना कि रासायनिक समीकरण क्या होते हैं, रासायनिक समीकरण के बारे में हम लोगों ने जान लिया था। आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे कि रासायनिक समीकरण को हम लोग कैसे लिखते हैं, ठीक है ना। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि पहले हेडिंग पड़ी हुई है रासायनिक समीकरण के लिखने की विधि, यानी मेथड ऑफ राइटिंग ऑफ द केमिकल इक्वेशंस। तो यहाँ पर हम लोग के इक्वेशन से लिखने से पहले 3-4 चीज़ें हैं जिन्हें हमने जानना बहुत ज़रूरी है। पहली बात तो आप ये जान लीजिए कि जो भी अपक्रिया है, जो भी आप अपक्रिया लिखने वाले हैं, उस अपक्रिया में कौन से अभिकारक भाग ले रहे हैं और उनके केमिकल रिएक्शंस होने के बाद कौन सा उत्पाद बन रहा है, इसकी जानकारी आपको प्रॉपर होनी चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपके सामने यहाँ पे लिख रहा हूँ कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, इन दोनों को मिलाने पर जल का निर्माण होता है, ठीक है ना। ये जो हमने लिखा है ये एक जनरल बात है जो मुझे पता है, लेकिन क्या इसे हम केमिकल फॉर्म में लिख पा रहे हैं, क्या इसे हम लोग केमिकल जो आणविक फॉर्म है क्या उसमें रिप्रेजेंट किया, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। अर्थात ये एक हमने एक तरीका बनाया, ये एक समीकरण तो है परंतु एक्यूरेट है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो एक्यूरेट क्या है उसे हम जानने के लिए हमें सबसे पहले क्या जानकारी होनी चाहिए कि हाइड्रोजन को हम रासायनिक तत्वों में किस वर्ड से या किस अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। तो वो हमने लिख दिया यहाँ पे H। दूसरा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को हम लोग अंग्रेजी के O से रिप्रेजेंट करते हैं।
तो ये जो पहली बात है कि अभिकारक तथा उत्पाद के अणु सूत्र हमें ज्ञात होने चाहिए, ठीक है ना। अब दूसरी बात पे आती है, चाहे अभिकारक हो यानी जो तीर के लेफ्ट हैंड साइड पे जो भी चीज़ें लिखी गई हों उनके हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि उसमें कौन कौन से तत्व भाग ले रहे हैं। दूसरी बात क्या जानकारी होनी चाहिए कि जो आउटपुट मिल रहा है यानी जो हमें उत्पाद प्राप्त हो रहा है उसके भी हमें केमिकल जो अणु भाग ले रहे हैं उसमें या जो अणु बन रहे हैं उनकी जानकारी प्रॉपर होनी चाहिए। दूसरी बात कि रासायनिक समीकरण सदैव आणविक रूप में लिखे जाते हैं, ठीक है ना, यानी केवल प्रतीक से काम नहीं चलेगा। यहाँ पे H और O ये क्या है, ये केवल प्रतीक है, लेकिन इससे काम नहीं चलने वाला। काम किससे चलने वाला है, यानी हमें प्रॉपर एक आणविक रूप पता होना चाहिए। तो आणविक रूप कैसे होता है आप समझ लीजिए। अगर कोई परमाणु द्विपरमाणुक है, ठीक है ना, तो उसमें जैसे H2, O2, N2, I2, Cl2, आप ऐसे कह सकते हैं कि जो आधात में है यानी जो गैस के फॉर्म में चीज़ें पाई जाती हैं वो चीज़ें सदैव द्विपरमाणुक होती हैं। यानी हाइड्रोजन द्विपरमाणुक है, ऑक्सीजन द्विपरमाणुक है, नाइट्रोजन द्विपरमाणुक है। तो इनको जब भी हम लिखेंगे तो साथ साथ हमें यहाँ पे 2 लगाना होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या पता चला कि हाइड्रोजन को मैंने यहाँ पे 2 लगा दिया, ऑक्सीजन का भी मैंने यहाँ पे 2 लगा दिया, ठीक है ना। जबकि अगर कोई तत्व सिंगल परमाणुक है यानी एक परमाणुक है तो उसको हम लोग कैसे लिखेंगे, जैसे सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जिंक, ये एक परमाणुक है तो इससे सिंपल उसके प्रतीक चिन्ह के द्वारा ही लिख दिया जाता है, ठीक है ना। तो 2 बातें हो गई। तीसरी बात हमें क्या, अब बात ये आती है कि हमें ये पता चल गया कि कौन कौन से अणु भाग ले रहे हैं और उनकी आणविकता क्या है, ये जानकारी हो गई। तो अब हमें लिखना कैसे, तो लिखने के लिए सिंपल क्या है कि अभिकारक को हमेशा एक तीर का निशान लगाते हैं, बराबर का भी निशान आप लगा देखेंगे कुछ बुकों में, और बराबर का निशान भी आप लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो अभिकारकों को सदैव लेफ्ट हैंड साइड यानी LHS के फॉर्म में, और जो उत्पाद बन रहा है उसे तीर के दाहिनी ओर लिखना चाहिए यानी RHS के रूप में। जैसे मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिलाया, जल का निर्माण हुआ यानी H2O का, तो मैंने देखिए तीर के इस तरफ अभिकारकों को लिखा हुआ है जबकि तीर के दाईं ओर हमने उसके उत्पाद को लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब दूसरी बात यहाँ पर एक चीज है कि दूसरा यहाँ पे है कि 2 अलग अलग अभिकारकों या उत्पाद, ठीक है ना, दोनों बातें हैं, अभिकारकों या उत्पाद के बीच धन का चिन्ह होना चाहिए। इस बात को समझ लीजिए, धन का चिन्ह क्या होता है समझिए कि अगर देखो जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन था और ऑक्सीजन था तो 2 अलग अलग अभिकारक हुए ना, तो इन दोनों को हमने यहाँ पे धन के निशान से ऐड कर दिया है, अर्थात ये दोनों चीजें मिक्स होकर के ये इधर का उत्पाद बना रही हैं। तीसरी बात, उत्क्रमणीय अगर अपक्रिया है, ठीक है ना, कैसे अपक्रिया है, उत्क्रमणीय। उत्क्रमणीय अपक्रिया क्या होती है कि जैसे जो इधर बन रहा है उसको रिवर्स ऑर्डर में भी इधर बनाया जा सकता है, यानी ऐसी अपक्रियाएं जो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड और राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में पूरी तरीके से चेंज हो सकती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उत्क्रमणीय अपक्रिया कह सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन और नाइट्रोजन को मिलाने पर हमें अमोनिया प्राप्त हो सकता है और अमोनिया से हमें हाइड्रोजन और नाइट्रोजन प्राप्त हो सकता है, अर्थात हाइड्रोजन और नाइट्रोजन को मिलाने पर अमोनिया प्राप्त करने की जो अभिक्रिया है वो एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, ठीक है ना। अब देख लेते हैं, ठीक है ना, ये हो गया। अब सिंपल सी बात है, ये इतनी सारी बातें जानने के बाद हम इसका मतलब ये है कि इस अवस्था में पहुंच चुके हैं कि हम एक रासायनिक समीकरण लिख सकें। क्या लिख सके, रासायनिक समीकरण लिख सकें, ठीक है ना। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे हम ले लेते हैं, जैसे मैंने अमोनिया का जिक्र किया था तो अमोनिया ही ले लेते हैं, ठीक है ना, अमोनिया ही ले लेते हैं, ठीक ठीक। अमोनिया के लिए हम लोग सिंपल क्या कर देंगे, नाइट्रोजन ले लिया मैंने, ठीक है ना, दूसरा मैंने हाइड्रोजन ले लिया, ठीक है ना। इन दोनों की अपक्रिया कराने पर हमें क्या मिलता है भैया, हमें अमोनिया प्राप्त हो जाता है। अब यहां पर एक चीज देखिए, मैंने यहां पर ये अभिकारक लिख दिए और ये मैंने उत्पाद लिख दिया, ठीक है ना।
जो जो चीज़ें जो प्रक्रिया में अपनानी थी, जैसे यहाँ पर मैंने कहा कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिलाने पर अमोनिया प्राप्त होता है। नाइट्रोजन क्या है और हाइड्रोजन क्या है? अभिकारक है। ये चीज़ देखिए, अभिकारक तथा उत्पाद। अब इन दोनों का हमने पहले क्या बताया था? अणु सूत्र का ज्ञात होना सबसे पहली कंडीशन। तो अणु सूत्र मैंने ज्ञात कर लिया था, तो वो मैंने यहाँ पे N2 और H2 दोनों लिख दिया। चूंकि दोनों द्विपरमाणविक थे तो दोनों के साथ N2 और 2O2 लगा दिया। अब दूसरी बात यहाँ पे लिखने का तरीके में था कि अभिकारक को तीर के बाईं ओर, तो मैंने बाईं ओर लिख दिया। उत्पाद यहाँ पे अमोनिया बन रहा था तो वो दाईं ओर लिख दिया। ठीक है ना। अब उत्क्रमणीय अपक्रिया थी, चूंकि मैंने कहा था कि लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड, राइट हैंड से लेफ्ट हैंड साइड ये बनाया जा सकता है, तो उत्क्रमणीय अपक्रिया का मैंने निशान लगा दिया। जो प्रक्रिया थी लिखने की वो मैंने लिख दी। ठीक है ना। यानी ये हमने क्या लिखा? रासायनिक समीकरण। अब रासायनिक समीकरण दो प्रकार के होते हैं। यहां से बात ये आती है कि रासायनिक समीकरण दो प्रकार के होते हैं। कैसे? अब इसको जरा देखिए, यहां पे नाइट्रोजन कितना है? दो परमाणु है नाइट्रोजन के। हाइड्रोजन के यहाँ कितने हैं? दो परमाणु हैं। लेकिन यहाँ क्या है? नाइट्रोजन यहाँ सिंगल परमाणु है, हाइड्रोजन के 3 परमाणु है ना। तो ये क्या है? ये असंतुलित है, ये संतुलित नहीं है। ऐसा थोड़ी ना हो सकता है कि हाँ 2 नाइट्रोजन के परमाणु आए और एक गायब हो जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग इसको ध्यान में रखें। इसी वजह से इस रासायनिक समीकरण, ये एक रासायनिक समीकरण तो है लेकिन किस प्रकार का है? असंतुलित रासायनिक समीकरण है। कैसा है? असंतुलित रासायनिक समीकरण। अर्थात वे समीकरण जिसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के परमाणुओं की संख्या बराबर ना हो, उसे हम असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जबकि दूसरा क्या है? संतुलित समीकरण। ठीक है ना। अर्थात वे समीकरण जिसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में उपस्थित परमाणुओं की संख्याएं बराबर हो, उसे हम लोग संतुलित समीकरण कहते हैं। अब बात यह आती है कि हमें लिखना कौन सा वाला चाहिए। तो बेटर ये है कि आप सब लोग क्या करें? इस संतुलित समीकरण को लिखें। क्यों? क्योंकि एक नियम है द्रव की अविनाशिता का नियम। ठीक है। द्रव की अविनाशिता का नियम क्या कहता है? वो कहता है कि ना तो कोई परमाणु रासायनिक अपक्रिया से करने के बाद नष्ट होता है, ना ही वो समाप्त होता है। अर्थात जितने परमाणु रासायनिक अपक्रिया से पूर्व थे उतने ही परमाणु रासायनिक अपक्रिया के बाद रहेंगे। अर्थात हम लोग इसे ऐसे याद रख सकते हैं कि अभिकारक के परमाणु संख्या बराबर उत्पाद की परमाणु संख्या। अर्थात अपक्रिया से पूर्व जो अभिकारक आप ले रहे हैं उनमें उपस्थित परमाणुओं की संख्या बनने वाले उत्पाद में उपस्थित परमाणुओं की संख्या के सदैव बराबर होती है। अब इस बात को अगर हम लागू करते हैं तो यहाँ पर बात यह आती है कि हमें रासायनिक समीकरण को सदैव संतुलित रूप में लिखना चाहिए। ठीक है ना। अब जरा इसको संतुलित रूप देना है तो कैसे करेंगे? यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है तो भैया यहाँ पे 2 लगा दीजिए, तो 3 दूनी 6 हो गए। यानी हाइड्रोजन कितने हो गए? 6। तो यहाँ पे 2 है तो 2 को 6 करना है तो 3 यहाँ लगा दीजिए, तो 2 3 6। तो अब ये जो लिख गया, पहले जो था वो क्या था? असंतुलित रासायनिक समीकरण, और अब जो है वो क्या हो गया? संतुलित रासायनिक समीकरण। तो बेटा अगली वीडियो में हम लोग जानेंगे कि संतुलित रासायनिक समीकरण कैसे लिखते हैं। हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अध्याय फर्स्ट के रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण के 3rd एपिसोड में। जैसा कि हम लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था कि जो संतुलित रासायनिक समीकरण है उसे हम लोग जो है क्यों लिखना चाहिए, तो उसके लिए ये था कि इसके लिए उत्तरदायी कौन था? द्रव की अविनाशिता का नियम। द्रव की अविनाशिता का नियम क्या कहता है? वो कहता है कि अभिकारकों के परमाणुओं की संख्या उत्पाद के परमाणुओं की संख्या के इक्वल होती है, वो कभी इधर उधर डिसबैलेंस्ड नहीं होती। अब बात यहाँ पे ये आती है कि संतुलित रासायनिक समीकरण को हम लोग कैसे लिखें। ठीक है ना। तो कैसे लिखने की हमारे पास जो है इस समय मौजूदा स्थिति में 4 नियम हैं। पहला है जांच और त्रुटि विधि, दूसरा है आंशिक समीकरण विधि, तीसरा है संयोजकता विधि और चौथा है आयनिक समीकरण विधि। तो यहाँ पर जैसा कि ये जो 3 विधियाँ हैं, ये विधियाँ जो है इंटरमीडिएट के बच्चों में है या हायर लेवल पे है। ठीक है ना। तो यहाँ पर आज हम लोग जानेंगे जांच और
त्रुटि विधि। सबसे सरल विधि भी है जांच और त्रुटि विधि, आसानी से हम लोग इसको समझ सकते हैं। तो आइए हम लोग पहले एक ऐसा समीकरण ले लेते हैं कि जो असंतुलित हो, है ना, तभी तो हम लोग सीख पाएंगे कि संतुलित कैसे करते हैं। यानी असंतुलित समीकरण ले लेते हैं और ये जानते हैं कि उसे हम लोग कि कैसे संतुलित किया जाए। तो आइए एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। जैसे एग्जांपल के तौर पे एल्युमिनियम की अगर हम अपक्रिया यहाँ पर ले लें कि H2SO4 के साथ, जैसे मैंने एक अपक्रिया ले ली एल्युमिनियम की H2SO4 के साथ क्रिया कराने पर हमें जो है उत्पाद के रूप में Al2SO4 का होल थ्राइस प्लस हमें हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। सपोज दैट मैंने ये एक एग्जांपल ले लिया। ये इस एग्जांपल में अब आइए हम लोग देखते हैं कि क्या ये हमारा जो एग्जांपल है इसमें क्या ये समीकरण संतुलित है, और अगर संतुलित है तो कोई बात नहीं, और अगर नहीं है तो इसे संतुलित कैसे करेंगे। संतुलित करने के लिए हमें कुछ चरणों को फॉलो करना पड़ेगा, यानी कुछ स्टेप बाय स्टेप नियम्स को फॉलो करना पड़ेगा और फिर हम उस हिसाब से आगे बढ़ेंगे। जैसा कि नाम से ही परिचित है, जांच और त्रुटि, यानी हम पहले चेक करेंगे, फिर जो त्रुटि आएगी उसको हम सुधार करेंगे, सुधार करने के बाद पुनः फिर से चेक करेंगे, और चेक करने के बाद फिर से उसमें अगर सुधार की आवश्यकता है तो करेंगे, नहीं है तो हमारा समीकरण संतुलित हो जाएगा। दैट्स राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं हम सबसे पहले स्टेप नंबर 1 पे। हमारा स्टेप नंबर 1 क्या होगा बेटा? सबसे पहले हम चेक करेंगे, ये देखिए जांच, यानी जो दिया गया समीकरण है क्या वो हमारा सही है या नहीं, यानी संतुलित है या नहीं। तो अब चलते हैं देखते हैं। स्टेप नंबर 1 में सबसे पहले आप लोग क्या करिए, एक तालिका बना लीजिए, उसमें एक तरफ यहाँ पे तत्व लिख लीजिए, ठीक है ना, और यहाँ पे अभिकारक साइड का लिख लीजिए और इधर उत्पाद साइड का लिख लीजिए। यानी जो तत्व है उसमें कितने तत्व अभिकारक के, मतलब तत्व जो है ये तत्व लिख लीजिए, और उनके अभिकारकों में कितनी परमाणुओं की संख्या है उसको इधर लिख लीजिए, उत्पाद में परमाणुओं की संख्या इधर लिख लिया जाए। तो चलिए लिख लेते हैं, काउंट करते हैं तत्व कौन कौन से शामिल है इसमें। देखिए इसमें एल्युमिनियम है तो सबसे पहले Al लिख लीजिए, फिर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन लिख लीजिए, फिर सल्फर है सल्फर लिख लीजिए, फिर ऑक्सीजन है ऑक्सीजन लिख लीजिए। लिख लिया आप लोगों ने? वेरी गुड। अब इसको जरा काउंट कर लेते हैं कि कितने कितने। एल्युमिनियम कितना है इधर? 1 है। इस तरफ एल्युमिनियम कितने हैं? 2 है। इधर हाइड्रोजन कितना है? 2 है। इधर हाइड्रोजन कितना है? 2 है। इधर सल्फर कितना है? 1 है। इधर सल्फर यहाँ दिख तो 1 रहा है, नहीं नहीं ब्रैकेट के पूरा लेना है ना, तो 3 1 जा 3, तो यहाँ पे 3 हो गया। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? 4। यहाँ पे कितना है? 4 नहीं है, यहाँ पे 3 को 4 से मल्टीप्लाई है, 4 3 जा 12, यानी ऑक्सीजन कितना है? 12। अब यहाँ पर देखिए जो जो चीज़ें बराबर है उसमें हम कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पे हाइड्रोजन अभिकारक में भी 2 है, उत्पाद में भी 2 है, तो हम इसमें कोई सुधार की हमें ज़रूरत नहीं है। सुधार की ज़रूरत क्या है? इधर 12 ऑक्सीजन है, इधर 4 ऑक्सीजन है, तो यानी हमको इधर भी 12 ऑक्सीजन होने चाहिए। किसके आधार पर? द्रव की अविनाशिता के नियम के आधार पर। तो यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई कर दिया जाए? 3 से। 4 3 जा 12 हो जाएगा। यहाँ पे 3 है, यहाँ भी 3 लाना है, तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 1 जा 3 हो जाएगा। यहाँ पे एल्युमिनियम 1 है, यहाँ पे 2 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 1 जा 2 हो जाएगा। ठीक है ना। अब जैसे आपने यहाँ पे जो संख्या आप अपनी तरफ से लेके आए हैं उस संख्या के आधार पर पुनः समीकरण को लिख लीजिए। तो पुनः समीकरण को लिख लिया जाए तो समीकरण क्या हो जाएगा? Al, यहाँ पे कितना आ गया? 2, तो 2 लगा दीजिए, प्लस यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई किया है? 3 से मल्टीप्लाई किया है आपने, तो इस पूरे, चूंकि ये पूरा हो जाएगा ना भैया, एस और ओ यहाँ पे तो 3 से मल्टीप्लाई कर नहीं पाओगे, जब भी मल्टीप्लाई होगा तो पूरे से होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3H2SO4 goes to Al2। अच्छा इधर देखो, इधर कोई आपने वो किया है? नहीं किया है, ठीक है ना, सॉरी, इधर कोई मल्टीप्लाई किया है? नहीं किया है, तो यहाँ पे आप लोग कुछ नहीं करना है।
SO4 का होल थ्राइस प्लस H2। ठीक है, अब पुनः स्टेप नंबर 2 पे आ जाइए। ठीक है, मैं जरा नीचे जगह कम होने के कारण जरा ऊपर ही बना ले रहा हूँ, इसको जरा ऊपर से मिटा दे रहा हूँ। ठीक है ना, अब फिर से इसको काउंट कर ले रहा हूँ। यानी ये फिर से हमारा क्या हो जाएगा, स्टेप नंबर 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए एल्युमिनियम कितना है तो 2 लिख लीजिए। हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे बेटा, 3 दूनी 6। सल्फर कितना है, 3 1 जा 3। ऑक्सीजन कितना है, 4 3 जा 12। इधर तो 2 3 2 3 12। अब यहाँ पर देखो ये वाला पोर्शन आपका इक्वल है, ये वाला पोर्शन इक्वल है, ये वाला पोर्शन इक्वल है। ठीक है, तो किधर कम है हमारा, उत्पाद की तरफ। तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है ना, तो यानी ये समीकरण अब फिर से लिख लो जो यहाँ पे अभिकारक लिखे हुए हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, ये अगला स्टेप आपका हो जाएगा यहाँ पे, यानी आपने इसको यहाँ पे अब फिर से जांचा, इस वाले को फिर से आपने जांच लिया, जांचने के बाद उसकी त्रुटि सुधार कर लीजिए। तो करना क्या है, इसको फिर से लिख देते हैं, यहाँ पे आप 2Al लिख लेंगे, है ना, फिर H2SO4 यहाँ पे लिखाइए, 3 यहाँ लगा देंगे। केवल चेंजेबिलिटी आपने उत्पाद में की है तो यहाँ पे उत्पाद में आप यहाँ पे 3 लगा दीजिए, तो 3 2 जा 6 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए फिर से आपने यहाँ पे स्टेप नंबर 3 आपको देखना पड़ेगा। ठीक है ना, क्या देखेंगे, फिर से एक सारणी बना लेंगे, तत्व लिख लेंगे, अभिकारक लिख लेंगे, ठीक है ना, और उत्पाद लिख लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर सारे संख्या उतार लेंगे जैसे आपने पहले लिखा है, यहाँ पे Al, यहाँ पे H, यहाँ पे S, यहाँ पे O। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए 2 6 3 12, इधर भी 2 6 3 और 12, यानी अभिकारक और उत्पाद दोनों के परमाणुओं की संख्या समान हो गई। तो नीचे आप लिखेंगे चूंकि प्राप्त उपरोक्त समीकरण में उपस्थित परमाणुओं की संख्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ बराबर है, इसलिए प्राप्त समीकरण संतुलित समीकरण है और हमारा ये समीकरण संतुलित हो गया। ठीक है ना, अब बात ये आती है कि संतुलित समीकरण जो हमारा है, ये संतुलित समीकरण हम इसे और कैसे पावरफुल बना सकते हैं। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ पे जैसे आप जो भी, जैसे हाइड्रोजन एक गैस है तो यहाँ से G से रिप्रेजेंट कर दें, जैसे आप सॉलिड ले रहे हैं तो वहाँ पे S से रिप्रेजेंट कर दें, जैसे यहाँ पे एल्युमिनियम सॉलिड है S से कर दें। जो भी चीज़ें आप जैसे ले रहे हैं तो उसको और मोर इन्फॉर्मेटिव बना सकते हैं। ठीक है ना, तो अगला और एक चीज़ जान लीजिए कि रासायनिक समीकरण के गुण कौन कौन से होते हैं। तो रासायनिक समीकरण के बेटा गुण होते हैं कि उनमें जो है हमें जानकारी प्राप्त हो जाती है कि कौन से तत्व इसमें मिले हैं, कौन से इसमें मतलब कौन सा उत्पाद बन रहा है बहुत आसानी के साथ। दूसरी बात, अपक्रिया की प्रकृति पता चल जाती है कि ये मतलब हीट करके बनाया गया है या दाब दे करके बनाया गया है, ये सब चीज़ों की जानकारी थोड़ी बहुत प्राप्त हो जाती है। दूसरा, अणुओं और परमाणुओं की संख्या भी प्राप्त हो जाती है, तो इसलिए रासायनिक समीकरण बहुत ही महत्वपूर्ण है। अच्छा, एक चीज़ और जान लीजिए, किसी भी चीज़ के गुण होते हैं तो उसके दोष भी होते हैं, है ना। रासायनिक अपक्रिया के भी दोष हैं। ठीक है ना, इसमें क्या है, इसमें हमें दाब का पता नहीं चल पाता कि कितना। वैसे अब सुधार किया जा रहा है, तीर के ऊपर जो तीर का जो निशान होता है ना, तीर के निशान के ऊपर डेल्टा, डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस तापमान, ये सब चीज़ें अब दी जाने लगी हैं। तो यानी इसे और मोर इन्फॉर्मेटिव बनाया गया है। ठीक है ना, तो अब कुछ त्रुटियों में सुधार हुआ है, परंतु फिर भी हमें उत्पाद और अभिकारक और उत्पाद के भौतिक रूप की जानकारी बहुत मुश्किल से प्राप्त हो पाती है। ठीक है ना, तो ये बेसिक कुछ उसकी कमियां हैं।
आगे हम लोग बात करेंगे। यानी आज हम लोगों ने इस वीडियो में अंत तक जाना कि रासायनिक समीकरण को हम कैसे संतुलित करेंगे, रासायनिक समीकरण को हम कैसे मोर इन्फॉर्मेटिव बनाएंगे, उसकी क्या क्या गुण हैं। तो गुण के बारे में आप सब लोगों ने जाना ना कि मतलब उससे हमें अणुओं की जानकारी मिल जाती है, प्राप्त उत्पाद अभिकारक और प्राप्त उत्पाद दोनों की जानकारी प्राप्त हो जाती है। तीसरा हम लोगों ने ये भी जाना कि मतलब इसमें कितने द्रव्यमान संख्या के परमाणु इसमें भाग ले रहे हैं, कितने नहीं ले रहे हैं, वो भी जानकारी हो जाती है। कमियों के तौर पे हमने जाना, क्या जाना, बेसिक एक कमी है वो बहुत ही ज़्यादा है, वो है कि भौतिक अवस्था की हमें कोई जानकारी प्राप्त जल्दी नहीं होती है, ठीक है ना। लेकिन अब यहाँ पर भी आप एक तरीके से कह सकते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री है, अब इसमें एक चीज़ और जान लीजिए कि अब धीरे धीरे करके इसे भी दूर करने की कोशिश की जा रही है, इन्हांस किया जा रहा है इसे, ठीक है ना। यानी वहाँ पे एस फॉर सॉलिड ऐसे आप समझ सकते हैं, एस फॉर सॉलिड, जी फॉर गैस, एक्वा फॉर लिक्विड, ये सब इंफॉर्मेशन दे करके उसके भौतिक अवस्था को भी प्रेजेंट करने की बात कही जा रही है, परंतु ये अभी भी मोर इन्फॉर्मेटिव नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं राइजिंग स्टार ऑनलाइन एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप लोगों ने पिछले वीडियोस में हमारे देखा था कि रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण के पाठ के अंतर्गत हम लोगों ने 4-5 चीज़ें सीखी थी। उसमें मोस्ट प्रॉब्ली हमने क्या जाना था कि परिवर्तन क्या होता है, उसके बारे में हमने जाना था कि परिवर्तन 2 प्रकार के होते हैं, एक भौतिक होता है और एक रासायनिक होता है। दूसरा हम लोगों ने ये जाना था कि रासायनिक अपक्रिया किसे कहते हैं, रासायनिक अपक्रिया को हम किस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं, उसके लिए हम लोगों ने रासायनिक एक जो समीकरण था उसको जाना था। यानी हमने जो है केमिकल्स इक्वेशंस को लिखना सीख लिया था। केमिकल इक्वेशंस हम लोगों ने ये जाने थे कि वो कितने प्रकार के होते हैं, तो वहाँ पर हम लोगों ने ये जाना था कि ये 2 प्रकार के होते हैं। एक को हम लोगों ने कहा था कि असंतुलित रासायनिक समीकरण और दूसरे को कहा था संतुलित रासायनिक समीकरण। वहाँ पर हम लोगों ने संतुलित रासायनिक समीकरण कैसे किया जाता है यह भी सीख लिया था। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि रासायनिक अपक्रिया के कितने प्रकार होते हैं। तो रासायनिक अपक्रिया के अगर हम प्रकार के बारे में बात करें तो रासायनिक अपक्रिया मुख्य रूप से 5 प्रकार की होती है। 5 प्रकार की रासायनिक अपक्रियाओं को हम बारी बारी से यहाँ पर सीखेंगे, ठीक है ना। आई होप इस पूरी वीडियो को देखने के बाद आपको रासायनिक अपक्रिया के सभी प्रकारों के बारे में अच्छे से जानकारी हो जाएगी, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। तो पहला है हमारा संयोजन अपक्रिया, इसको हम लोग कहते हैं अंग्रेजी में कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। इसकी अगर एक शॉर्टकट परिभाषा अगर हम लोग देखें तो इसमें क्या कहते हैं, 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं, ठीक है ना। यानी जब हम 2 या 2 से अधिक अभिकारकों को मिला देते हैं तो उससे एक उत्पाद प्राप्त होता था। एग्जाम्पल के तौर पर ऐसे समझ लीजिए कि जैसे हमने शरबत बनाना है, ठीक है ना, तो आप क्या करते हैं, आप वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लेते हैं, जैसे चीनी लेते हैं, पानी लेते हैं, नींबू डालते हैं, फिर उन सभी चीज़ों को जब मिक्सअप कर देते हैं तो एक उत्पाद प्राप्त होता है, उसे हम लोग कहते हैं शरबत। यानी यहाँ पर क्या है कि बहुत सारी चीज़ों को आपने एक में कंबाइन कर दिया, यानी एक में मिला दिया, ठीक है ना, और मिक्सअप होने के बाद वह उसी के अनुरूप होकर के मिल करके एक प्रोडक्ट यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, जिसे हम लोग शरबत कहते हैं। इसी प्रकार से आप बहुत सारी चीज़ें ले सकते हैं जिसमें बहुत सारी चीज़ों को मिलाने के बाद हमें सिंगल एक उत्पाद प्राप्त हो जाता है। तो ऐसे रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस बोलते हैं। कुछ मोस्ट प्रोबेबल एग्जांपल हैं, जरा मैं उसको दिखाता हूँ आपको लिख करके कि आप इसको कैसे जान सकते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पे अमोनिया ले लिया, अमोनिया NH3, इसकी क्रिया अगर हम HCl से करा देते हैं, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ करा दें, तो ये क्या बना देता है, ये बना देता है बेटा NH4Cl, ठीक है ना। क्या बन गया, NH4। तो यहाँ पर देखो उत्पाद कितने हैं, अभिकारक कितने हैं, 2, उत्पाद कितना बना, 1, ठीक है ना। यानी 2 चीज़ें मिल करके मिक्सअप होकर के यहाँ पर एक उत्पाद आपको प्रोड्यूस कर रही हैं, ठीक है ना। दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे हम यहाँ पे कार्बन मतलब जो है CO ले लेते हैं। CO की क्रिया अगर हम Cl2 से करा देते हैं तो ये बना देता है COCl2, ठीक है ना, जिसको हम लोग कहते हैं कार्बोनिल क्लोराइड, ठीक है ना। यहाँ पर भी देखो अभिकारक कितने हैं, 2, 1 और 2, यानी 2 अभिकारक हैं, मिल करके उत्पाद कितना बन रहा है, 1, ठीक है ना। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, अगर हम एथिलीन ले लें, सपोज दैट क्या ले लें, एथिलीन। एथिलीन का हमारा क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अगर इसकी क्रिया हम हाइड्रोजन के साथ करा दें,
ठीक है ना, किसके साथ करा दें, हाइड्रोजन के साथ। ये उपस्थिति किसकी उपस्थिति में होगा, निकिल की उपस्थिति में होगा, और ये 200 से 300 डिग्री सेल्सियस तापमान इसको देना पड़ेगा। अगर हम इतना ताप दे करके निकिल के उत्प्रेरक की उपस्थिति में इसकी क्रिया कराते हैं तो क्या बन जाता है भैया, ये बन जाता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। इसे हम शॉर्टकट में C2H6 लिखते हैं, और इसको हम लोग कहते क्या हैं, एथेन। क्या कहते हैं, एथेन। ठीक है ना। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, यहाँ पर हम देख ये रहे हैं कि यहाँ पर एक से अधिक उत्पाद मिलकर के एक से अधिक अभिकारक मिलकर के एक सिंगल उत्पाद का यहाँ पर निर्माण हो रहा है। तो ऐसी रासायनिक अपक्रियाएं जिसमें एक से अधिक अभिकारक मिलकर के एक उत्पाद बनाते हैं उसे हम लोग क्या कहेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे, या बोले तो संयोजन अपक्रिया कहेंगे। ठीक है ना। इफ मोर देन वन अगर एलिमेंट मिलते हैं और फिर मिलने के बाद अगर एक सिंगल कोई हमें कॉम्बिनेशन प्राप्त होता है तो उसे हम लोग संयोजन अपक्रिया कहेंगे। दूसरा हम लोग देखते हैं, दूसरी अपक्रिया है हमारी वियोजन अपक्रिया। वियोजन, जैसा कि इसका नाम से डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस का मतलब यहाँ पे होता है कि अगर कोई जैसे जस्ट संयोजन का उल्टा है ना, जैसे वहां पर क्या था कि एक दो लोग अलग अलग लोग मिल करके एक हो जाते थे या एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते थे, ऐसे ही यहाँ पे क्या होगा कि कंबाइंड कोई एक प्रोडक्ट है वो किसी विषम परिस्थिति में, ठीक है ना, अलग अलग हो जाए। जैसे सिंपल सी बात है कि अगर एक नायक है और एक नायिका है, ठीक है ना, एक कोई नायक है कोई एक नायिका है, वो दोनों आपस में प्रेम करते हैं। प्रेम एक बॉन्ड है जिसके थ्रू वो उनके पास वो आपस में एक रिलेशन में है। लेकिन अगर कोई वहाँ पे विलन के तौर पे कोई आ जाए तो फिर क्या होता है, फिर क्या होगा कि वहाँ पर उन दोनों में कोई ना कोई क्या होगा, अलग अलग हो जाते हैं, यानी विखंडित कर देते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे विलन कौन हो सकता है, विलन कोई भी यार, मम्मी पापा भाई बहन कोई भी हो सकता है ना, जो भी खुरापात करना चाहे कर दे, है ना। कहने का मतलब ये है कि वहाँ पर क्या होता है कि जैसे ही कोई ऐसे इस प्रकार के विलन आते हैं वो क्या करते हैं, दो पास रह रहे लोगों को, यानी दो जो नायक और नायिका जो भी प्रेम के बंधन में बंध करके अपने साथ रिलेशन में रहते हैं उनको वो दोनों अलग कर देते हैं। यहाँ पर भी क्या होता है, यहाँ पर कोई एक यौगिक है, ठीक है ना, कोई एक अगर एक यौगिक है तो वो यौगिक भी कुछ विलन के साथ के सहारे, जैसे ऊष्मा, प्रकाश, विद्युत धारा, ठीक है ना, ये तीनों उनके लिए विलन के तरीके से काम करते हैं। और क्या करते हैं कि उन दोनों को जो भी कंबाइंड एक यौगिक है उसको उसकी उपस्थिति में अलग अलग कर देते हैं, विखंडित कर देते हैं। ठीक है ना। तो जरा देख लेते हैं, वो अगर ऊष्मा की उपस्थिति में अगर वियोजन हुआ है, अगर अलगाव हुआ है तो उसे हम लोग ऊष्मीय अपघटन कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊष्मीय अपघटन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे देख लेते हैं, जैसे 2PbNO3 यानी लेड नाइट्रेट, अगर यहाँ पर अगर हम इसको थोड़ा सा ऊष्मा दे देते हैं, ठीक है ना बेटा, तो ये क्या हो जाता है 2PbO प्लस 4NO2 प्लस O2 में अलग अलग विभाजित हो जाता है, यानी लेड ऑक्साइड यहाँ पे प्राप्त हो जाता है। ठीक है ना। एक रिएक्शन और देख लेते हैं, यहाँ पे अगर COCO3 है, मान लीजिए यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे COCO3, ठीक है ना, अगर इसको थोड़ा सा हीट कर दिया जाए, ठीक है ना, तो क्या होगा, ये CaO प्लस CO2 गैस में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर क्या देख रहे हैं, यहाँ पे कार्बन CO और CO3 दोनों एक साथ रह रहे थे, लेकिन जैसे ही ऊष्मा मिली वैसे ही क्या हुआ, ये कैल्शियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया और ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। अच्छा, एक बात और समझ लीजिए, हर चीज़ के कुछ ना कुछ फ़ायदे होते हैं। तो केमिस्ट्री में हमेशा जो ऊष्मीय अपघटन है इसका उपयोग हम लोग सीमेंट उद्योग में करते हैं। किस में करते हैं, सीमेंट उद्योग में, ठीक है ना। जो आप लोगों के घर वर बनाने के लिए सीमेंट आती है ना, वो सीमेंट बनाने में हम हमेशा ऊष्मीय अपघटन का उपयोग करते हैं। अगला है प्रकाश, ठीक है ना।
यानी जब हम कोई भी वस्तु को या कोई भी ऐसे यौगिक जिसको अगर हम खुले अवस्था में रख दें और उसके ऊपर अगर सूर्य का प्रकाश डाल दिया जाए तो वो क्या होता है कि वो ऑटोमेटिक सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भी वो दो अलग अलग भागों में बढ़ जाता है। तो उसको देख लेते हैं, जैसे AgCl, ठीक है ना, AgCl ये जब क्रिया करता है तो Ag और Cl में बढ़ जाता है। तो आप लोग यार, क्लोरीन है, क्लोरीन हमेशा 2 परमाणुक होता है, तो यहाँ बैलेंस बराबर करने के लिए 2 लगाना पड़ेगा, तो 2 यहाँ पे लगाना पड़ेगा। ये आपका रिएक्शन कंप्लीट हो गया। यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि 2AgCl, यहाँ पे Ag और सिल्वर और क्लोरीन दोनों में अलग अलग विभक्त हो जा रहा है। किसकी उपस्थिति में? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, ठीक है ना। अब एक लास्ट देखते हैं यहाँ पे विद्युत धारा, ठीक है ना। विद्युत धारा से जो इस प्रकार के रिएक्शंस होते हैं उन्हें हम लोग विद्युत अपघटन कहते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक चीज जान लीजिए, विद्युत अपघटन में हमेशा विद्युत धारा क्या होती है? हमेशा उसमें कैथोड होता है और एनोड होता है। क्या होता है? कैथोड होता है और एनोड होता है। कैथोड हमेशा क्या होता है? धनात्मक होता है। एनोड हमेशा क्या होता है? ऋणात्मक होता है, ठीक है ना। तो होता क्या है कि हम किसी भी यौगिक को जलीय विलयन में, ठीक है ना, यानी उसको पानी में घोल दिया जाए तो पानी में घुले हुए विलयन को हम लोग जलीय विलयन कहते हैं। जलीय विलयन में जब हम किसी विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है कि वो यौगिक दो अपने सरल घटकों में टूट करके क्या बना लेता है? अलग अलग 2 प्रकार के यौगिक बना लेता है। यानी कोई एक बड़ा यौगिक छोटे छोटे लघु यौगिकों में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग विद्युत अपघटन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे अगर हमारे पास KCl है, क्या ले लीजिए? KCl, ठीक है ना। इसका विद्युत अपघटन कराओगे, विद्युत अपघटन, तो क्या होगा? यहाँ पे K अलग हो जाएगा और Cl2 अलग हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे ये क्या हो रहा है? 2KCl को जब विद्युत अपघटन कराएंगे तो पोटेशियम और क्लोरीन दोनों अलग अलग भागों में बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा रहा विद्युत अपघटन, यानी वियोजन अपक्रिया 3 चीजों पर डिपेंडेंट है, ऊष्मा पर, सूर्य के प्रकाश पर और विद्युत धारा पर, ठीक है ना। तो अब चलते हैं तीसरे अपक्रिया के। हाँ, तो दोस्तों हम अगला देखते हैं। हमारा थर्ड एक अपक्रिया है जिसे हम लोग कहते हैं विस्थापन अपक्रिया। विस्थापन अपक्रिया को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस। इसका मतलब ये है कि जब कोई कम क्रियाशील तत्व किसी यौगिक में उपस्थित होता है और उससे कोई अधिक क्रियाशील तत्व आकर के वहां पर क्रिया करता है, तो वो क्या करता है कि कम क्रियाशील तत्व को अधिक क्रियाशील तत्व को उसके स्थान से हटा करके खुद उसका स्थान अपना ग्रहण कर लेता है। इस प्रकार के रिएक्शंस को हम लोग विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। ये 2 प्रकार की होती है, उसे हम लोग फर्स्ट को एकल विस्थापन और सेकेंड को उभय अपघटन कहते हैं। यहाँ पर क्या होता है, पहले एक एक करके हम एग्जाम्पल को देखेंगे और अच्छे से समझेंगे कि एकल विस्थापन कैसे होता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए, जैसे कि मान लीजिए कि मेरे पास Fe है। Fe की क्रिया हमने CuSO4 के साथ कराई, ठीक है ना, कॉपर सल्फेट के साथ। अगर इसकी क्रिया हम कराते हैं तो हम क्या देखते हैं कि फेरिक कॉपर से अधिक क्रियाशील है, तो क्या करेगा कि फेरिक कॉपर को उसके स्थान से हटा करके विस्थापित कर देगा और कॉपर को बाहर कर देगा। अर्थात हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यानी कॉपर फेरिक के स्थान पे आ जाएगा और फेरिक कॉपर की जगह पे चला जाएगा। यानी यहाँ पे क्या बन जाएगा, FeSO4 प्लस Cu। ऐसी अपक्रियाओं में क्या हुआ कि एक जो बाद में अभिकारक आया वो यौगिक के साथ उपस्थित किसी तत्व को उसके स्थान से हटा करके खुद अपना स्थान ग्रहण कर ले रहा है, ठीक है ना। एक एग्जांपल हम और दिखाते हैं आपको। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे Zn है, Zn की क्रिया भी यहाँ पे CuSO4 के साथ करा दी जाए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ZnSO4 प्लस Cu। अब हम ये निर्धारण कैसे करें, तो इसके लिए विद्युत रासायनिक श्रेणी में आप देख सकते हैं कि वहां पर कौन कितना क्रियाशील है, ठीक है ना। ये बात बगल में दी गई है। अगला देखिए, उभय अपघटन के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर Na2SO4 है, इसकी क्रिया हम BaCl2 से करा दें तो यहां पर क्या होगा बेटा कि सोडियम
बेरिलियम की जगह और बेरिलियम सोडियम की जगह आ जाएगा। यानी यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर सभी यहां पर सिंगल एक तत्व आ जा रहा था, ठीक है ना, यहां पर सब यौगिक के साथ में है, यानी यहां यौगिक में ही स्थानांतरण हो जा रहा है, ठीक है ना। लेकिन यहां पे क्या था, एक तत्व दूसरे यौगिक में उपस्थित एक तत्व को स्थानांतरित कर रहा था। तो ऐसी क्रिया को हम लोग एकल विस्थापन और ऐसी क्रिया को हम लोग डबल विस्थापन करेंगे। और यहाँ पे बन क्या जाएगा, यहां बनेगा भैया BaSO4 प्लस 2NaCl, ठीक है ना। तो ये क्रिया यहां पर, इस प्रकार की अपक्रिया को हम लोग उभय अपघटन अपक्रिया कहते हैं। अगला है ऊष्माक्षेपी। अगला हमारा रिएक्शन है उसे हम लोग क्या कहेंगे, ऊष्माक्षेपी या ऊष्माशोषी अपक्रिया। जैसा कि नाम से ही यहाँ पे प्रदर्शित हो रहा है कि ऊष्माक्षेपी ऊष्माक्षेपी अपक्रिया में क्या होता है कि वह अपक्रिया जिसके होने पर ऊर्जा मुक्त होती है, ऊर्जा मुक्त होती है, ठीक है ना। यानी बहुत सारी ऐसी ऊर्जा हमारी अपक्रियाएं होती हैं जिनके होने पर बहुत सारी ऊर्जा मुक्त होती है, जैसे नाभिकीय विखंडन की क्रिया, ठीक है ना, बहुत सारी ऊर्जा मुक्त हो रही है, ठीक है ना। ऐसे यहाँ पर एक नॉर्मल मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। अगर यहाँ पे आप समझ लीजिए ऐसे कि अगर हम कार्बन की क्रिया ऑक्सीजन के साथ करा दें तो यहाँ पर हमारे क्या बन जा रहा है भैया, यहाँ पर बनेगा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ मुझे 94.0 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है ना। कितनी होती है, 94.0, यानी 94 किलो कैलोरी हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। ये ऊर्जा क्या होती है, यानी ऊष्माक्षेपी अपक्रिया में क्या हुआ कि ऊर्जा यहाँ पे मुक्त हुई है, हमें देनी नहीं पड़ी है, ऊर्जा यहाँ से मुक्त हुई है। जबकि ऊष्माशोषी अपक्रिया क्या होती है, यानी वह अपक्रिया जिसमें हमें ऊर्जा व्यय करनी होती है, ठीक है ना। यानी जिसमें हम ऊर्जा देने के बाद वह अपक्रिया संपन्न होती है, तो ऐसी अपक्रिया को हम लोग ऊष्माशोषी अपक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि नाइट्रोजन की क्रिया अगर हम ऑक्सीजन के साथ करा दें तो क्या बन जाएगा बेटा, वो बन जाएगा 2NO। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमें 45 कैलोरी, ठीक है ना, किलो कैलोरी ऊर्जा हमें यहाँ पे देनी होगी, ठीक है ना। अच्छा, एक बात और समझ जाइए, जहां पे प्लस का निशान लगा हो तो आप समझ जाइए कि ये ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है, और अगर नेगेटिव का निशान लगा है तो उसे आप समझ जाइए कि ये ऊष्माशोषी अपक्रिया है, ठीक है ना। अब लास्ट आपकी एक अपक्रिया बची है जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, और वो है ऑक्सीकरण और अपचयन। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है राइजिंग स्टार ऑनलाइन एकेडमी के नए एपिसोड में। जैसे कि आप लोगों ने पिछले वीडियोस में देखा था कि हम लोगों ने रासायनिक अपक्रिया के संबंध में जाना था। रासायनिक अपक्रिया के 4 प्रकार को हमने वहाँ पे पढ़ लिया था। आज हमें 5वें प्रकार को पढ़ना है। तो रासायनिक अपक्रिया के 5वां प्रकार है ऑक्सीकरण एवं अपचयन अपक्रिया, ठीक है ना। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण अपक्रिया है, इसे रेडॉक्स अपक्रिया के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। वैसे तो ऑक्सीकरण और अपचयन कहने के लिए अलग अलग 2 चीजें हैं, लेकिन ऑक्सीकरण अपचयन एक ऐसी अपक्रिया है जो सदैव एक साथ साथ चलती है। अर्थात किसी अगर अपक्रिया में ऑक्सीकरण हुआ है तो वहां पर अपचयन भी साथ साथ होता है, ठीक है ना। अर्थात जब कोई एक तत्व किसी दूसरे को छोड़ करके जाता है तो वो कहीं ना कहीं ऐड हो रहा होता है और कहीं ना कहीं वो निगेटिव में जा रहा होता है। तो ऐसी स्थिति में क्या हो रहा है कि दोनों ये चीजें यानी पॉजिटिव और निगेटिव, एक तरीके से समझ सकते हैं कि जुड़ना और हटना, ठीक है ना, 2 चीजें। जब कोई चीज कहीं से हट रही होती है तो वो कहीं जुड़ भी रही होती है ना। तो इस वजह से क्या पता चल रहा है कि ये अपक्रिया दोनों एक साथ साथ चलने वाली अपक्रिया है। तो हम लोग पहले जान लेते हैं कि ऑक्सीकरण क्या होता है, ठीक है ना। ऑक्सीकरण हम तब मानेंगे कि ऑक्सीकरण हुआ है जब उसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग हो रहा हो, ऋण विद्युतीय अवयव में वृद्धि हो रही हो, हाइड्रोजन अलग हो रहा हो यानी हाइड्रोजन में कमी आ रही हो, ठीक है ना, या जिसमें किसी परमाणु या अणु पृथक हो रहे हो या इलेक्ट्रॉन में कमी आ रही हो। यानी इन 4-5 पैरामीटर्स को हम देखेंगे। अगर इनमें से कोई चीज मिलती है तो हम कहेंगे कि इसमें ऑक्सीकरण की क्रिया हुई है। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं कि
जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे SnCl2, ठीक है, प्लस Cl2। यहाँ पर क्या हुआ, इसकी क्रिया होने पर बनता है SnCl4। ये एक ऑक्सीकरण अपक्रिया है, ठीक है ना। दूसरा ले लेते हैं, Zn प्लस CuSO4 गोज टू ZnSO4 प्लस Cu। ये दो के दोनों अपक्रियाएं एक ऐसी अपक्रियाएं हैं जिसमें क्या हो रहा है कि ऑक्सीकरण यहाँ पर हो रहा है, ठीक है ना। दूसरा अपचयन की तरफ देखते हैं, यानी हाइड्रोजन का योग हो रहा हो, धन विद्युतीय लक्षण में वृद्धि हो रही हो, यानी ऑक्सीकरण का जस्ट उल्टा, ठीक है ना। तो ऐसी अपक्रियाओं को हम लोग अपचयन अपक्रिया कहते हैं। यहाँ पे भी एग्जाम्पल आप देख लिया जाए हम लोग फटाफट। CuCl2 प्लस Cu एक क्रिया होने पर क्या बनता है, यहाँ पे क्या बन जाएगा, टू CuCl, क्या बन जाएगा यहाँ पे 2CuCl, ठीक है ना। तो दूसरा एक क्रिया देख लेते हैं हम लोग, जैसे ZnO प्लस C, यहाँ पे क्या हो रहा है Zn प्लस, थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं, अगली अपक्रिया लिख लेते हैं हम लोग ZnO प्लस C गोज टू क्या हो जाएगा बेटा Zn प्लस CO। यहाँ पर देखो क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन अलग हो रहा है, ये देखो यहाँ पे ऑक्सीजन था Zn के साथ था, लेकिन यहाँ पे CO के साथ गया, तो ये किस प्रकार की अपक्रिया हो गई, अपचयन अपक्रिया हो गई। अब ऑक्सीकरण अपचयन के साथ साथ हमें ये भी जानना है, इसमें एक दो टर्म आते हैं, एक आता है ऑक्सीकारक और दूसरा आता है अपचयन, तो अपचायक, ठीक है ना, सॉरी, दूसरा क्या आता है अपचायक। तो पहला हम लोग जान लेते हैं ऑक्सीकारक किसे कहते हैं। वे पदार्थ जो अन्य पदार्थों का ऑक्सीकरण करते हैं उन्हें हम ऑक्सीकारक कहते हैं, यानी वे पदार्थ जो दूसरे पदार्थों का ऑक्सीकरण कर लेते हैं उन्हें हम लोग क्या कहेंगे, ऑक्सीकारक कहेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं, आपके सामने है, जैसे मान लिया मैंने कराया 2KBr प्लस Cl2 की क्रिया कराया हमने, तो ये क्या बन जाएगा KBr प्लस Br2, ठीक है ना। तो यहां पर बेटा जो ये ऑक्सीकरण किसके द्वारा हो रहा है, क्लोरीन के द्वारा हो रहा है ना, तो क्लोरीन क्या हो जाएगा, ऑक्सीकारक हो जाएगा, ऑक्सीकारक, ठीक है ना। इसी प्रकार से अपचायक में देख लेते हैं कि वे पदार्थ जो अन्य पदार्थों का अपचयन करते हैं वो अपचायक कहलाते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे अगर हमारा यहाँ पे ले लेते हैं HgCl2, ठीक है ना, मरकरस क्लोराइड प्लस SnCl2, ठीक है ना, इन दोनों की क्रिया होगी तो क्या बन जाएगा Hg2Cl2 प्लस SnCl4, ठीक है ना, क्या बन जाएगा SnCl4। यहां पर क्या हुआ, यहां पर SnCl2 की वजह से यहां पे अपचयन हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, अपचायक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अपचायक हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपने देखा कि ऑक्सीकरण किसे कहते हैं, अपचयन किसे कहते हैं, और ऑक्सीकारक किसे कहते हैं, और अपचायक कैसे कहते हैं। यानी ऑक्सीकारक वे तत्व होते हैं जो ऑक्सीकरण कराने में मदद करते हैं, अपचायक वे यौगिक या वे तत्व होते हैं जो अपचयन कराने में मदद करते हैं, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से हम लोगों ने जाना कि अपक्रियाएं कितनी प्रकार की होती हैं, वो हम लोगों ने सीख लिया। पाठ के अंत में जाते जाते दो चीज़ें और बची हैं, उसको अभी हम लोग जान लेते हैं। पहला है संक्षारण। संक्षारण यानी जब हम किसी वस्तु को वायु के या नमी के संपर्क में लाते हैं और वो वस्तु धीरे धीरे अपक्रिया करके वो क्या होती है, नष्ट होने लगती है, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आप देखते हैं कि लोहे को हम अगर बाहर खुला छोड़ देते हैं तो लोहे में धीरे धीरे जंग लगना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो लोहे में जंग का लगना वो क्या है, एक संक्षारण की क्रिया है।
वहाँ पे क्या हो रहा है, लोहा आपके नमी की यानी वायु में उपस्थित जो नमी है उसके संपर्क में आने के बाद ऑक्सीकृत होकर के वहाँ पर लोहा आपका यानी लोहा क्या हो रहा है, फेरिक ऑक्सीजन के संपर्क में आके फेरिक ऑक्साइड बनाता जाता है और आपका क्या होता है कि लोहा धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। ठीक है ना, यानी वायु या नमी के संपर्क में आने पर किसी धातु के या किसी यौगिक के नष्ट होने की क्रिया संक्षारण कहलाती है। ठीक है ना। अब इसके बचाव में क्या कह सकते हैं, बचने के लिए हमारे पास क्या करते हैं, हम इसको पेंट कर सकते हैं, है ना, पेंट लगा सकते हैं, लेप लगा दीजिए ऊपर से, है ना, तो पेंट लगा सकते हैं। उसके साथ ही यहाँ पे एक चीज़ और आप कर सकते हैं कि उसको जो है नमी में रखें ही ना, पहली बात तो अंदर रखें, लेकिन आप वायु से बचा नहीं पाएंगे, तो इसलिए सबसे सरल और सीधा उपाय है कि उसे आप पेंट करा दीजिए, कलाई करा सकते हैं। ठीक है ना, कलाई करवा दीजिए, या एक चीज़ और कर सकते हैं कि उसमें मिश्र धातु मिला दीजिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप देख रहे होंगे कि आजकल जो है जो एक डेक्चून वाला लोहा चल रहा है, ठीक है ना, तो डेक्चून में क्या होता है, उसमें रेत की मात्रा ज़्यादा कर दी गई है, बालू की मात्रा ज़्यादा कर दी गई है, तो उसका संक्षारण धीरे धीरे कम हो जा रहा है। ठीक है ना, यानी हम क्या कर सकते हैं, संक्षारण को कैसे बचा सकते हैं, पेंट लगा करके बचा सकते हैं, उसमें मिश्र धातु में यानी दूसरी धातु में मिला करके उसको जो है बचा सकते हैं। ठीक है ना, तो इस प्रकार से कर सकते हैं। तीसरा एक टॉपिक बचता है विकृत गंधिता। विकृत गंधिता का मतलब ये होता है, जैसे आप लोग जो है खाना बनता है ना, तो खाने में जो विभिन्न प्रकार के विकार उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे हम खाना रख देते हैं, खाने में सड़न उत्पन्न हो जाती है, वो सारी चीज़ें, तो वो एक जो क्रिया है वो क्या होती है, उसको हम लोग कहते हैं विकृत गंधिता। इसका बचाव कैसे कर सकते हैं, इसका बचाव हम लोग कर सकते हैं कि उसको हम भोजन को जो है धूप में सुखा ले, ठीक है, या कुछ ऐसी चीज़ें, जैसे एग्जांपल के तौर पे, अरे घर में यार आप लोगों के अचार बनता होगा ना, तो क्या करते हैं, अचार में थोड़ा थोड़ा सफ़ेद करके फफूंदी टाइप का लग जाता है, तो क्या होता है, उसको ले जाते हैं धूप में रख देते हैं, तो धूप में रखने से क्या होता है, उसकी जो नमी है वो वहाँ से ख़त्म हो जाती है ना। या किसी भी चीज़ को ऑयल में डुबो करके रख दें, ठीक है ना। या एक चीज़ और कर सकते हैं हम, उसको आजकल तो सबके घरों में फ्रीज़ है, फ्रीज़ में रख करके उसको हम लोग बचा सकते हैं। ठीक है ना। अब ये सवाल थे, अब कुछ एक छोटे मोटे सवाल हैं, जैसे एक सवाल ये है कि रात में जुगनू क्यों जलते हैं, है ना, बहुत बेहतरीन सा सवाल है, तो हम आपको उसका उत्तर देते हैं। ये आपके ही इसमें यूज़ होता है, क्योंकि जो आपका देखो बेटा होता क्या है कि जो जुगनू के जो पर होते हैं वो क्या होते हैं, फास्फोरस और युक्त होते हैं। ठीक है ना, फास्फोरस युक्त प्रोटीन होता है उसमें, तो जब उसके ऊपर रगड़ लगती है तो क्या होता है, उसके अंदर चमक उत्पन्न हो जाती है ना। ठीक है ना। एक चीज़ और जो हम समझ लीजिए, और मतलब जैसे हम लोग कह सकते हैं कि और एक विशेष एंजाइम उत्पन्न होता रहता है वहाँ पे, एक विशेष एंजाइम होता है, वो क्या करता है, वो उसमें जब उसके ऊपर रगड़ लगती है तो वो क्या होता है, दृश्य प्रकाश में बदल जाता है। किसे बदल जाता है, दृश्य प्रकाश में बदल जाता है, इसलिए हमें जुगनू चमकता हुआ दिखाई देने लगता है। ठीक है ना। इसी प्रकार से एक चीज़ और है कि आप लोगों की जो मतलब जो AgCl है यानी सिल्वर क्लोराइड, उसको रंगीन बोतल में क्यों रखा जाता है, तो उसके लिए भी यही है कि मतलब वहाँ पे विस्थापन की क्रिया यानी ऑक्सीकरण अपचयन की क्रिया से बचाने के लिए उसे हम लोग रंगीन बोतल में रखते हैं।